हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेडिकेशंस यूज टू रिलैक्स एंड ओपन एयरवे। सो बेसिकली क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसी मेडिकेशंस होती है, ड्रग्स की कैटेगरी होती है जो कि कहाँ पर यूज़ आती है, रिलैक्स में और ओपन करने में एयरवे को। ठीक है, यानी कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड ड्रग है, कॉल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स। सो ऐसी ड्रग्स जो कि एयरवे को रिलैक्स करती है और ओपन करती है, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है। ओपन और मेंटेन द ब्रोंकियल एयरवे, जो कि मेंटेन करती है ब्रोंकियल एयरवे को। दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट लॉन्ग टर्म कंडीशन। ये जनरली लॉन्ग टर्म कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ में ली जाने वाली ड्रग है। वेयर द एयरवे बिकम नैरो एंड इन्फ्लेम्ड। जिन कंडीशंस के अंदर जो एयरवे होती है ना, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी एयरवे होता है, वो नैरो हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो एयर की जो एयर जो है वो कम अमाउंट में जाती है क्योंकि वो नैरो हो चुकी है जगह। और इसके अलावा इन्फ्लेम्ड, यानी उसमें इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है। सो उन कंडीशंस के अंदर यूज़ आने वाली ड्रग है ब्रोंकोडायलेटर। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन जो है वो 3 टाइप्स के अंदर किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास मिथाइल ज़ैंथाइन्स और लास्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है। 3 कैटेगरीज के अंदर इन ड्रग्स को डिस्क्राइब किया गया है। वन बाय वन हम तीनों को कवर करेंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि है सिम्पैथोमिमेटिक्स। अब सिम्पैथोमिमेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेलेक्टिव टू बी टू एंटागोनिस्ट या फिर एगोनिस्ट। ठीक है। सेलेक्टिव बी टू एगोनिस्ट। अब सिम्पैथोमिमेटिक्स क्या होती है? इसके अंदर 2 टाइप की ड्रग्स होती है। एक तो होती है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, जो कि शॉर्ट टर्म लेवल पे दी जाती है, कम समय तक काम करने वाली ड्रग्स। सेकंड होती है लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग की, तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटेलाइन। ठीक है। सैल्ब्यूटामॉल का जो जनरल डोज होता है वो कितना यूज़ करा जाता है? 100 mcg से लेकर के 200 mcg तक। और ये इन्हेलेशन के फॉर्म में भी दी जाती है और ओरल फॉर्म में भी दी जाती है। वहीं पर अगर बात करते हैं टर्ब्यूटेलाइन के बारे में, तो इसका जो डोज है वो कितना दिया जाता है? 25 से लेकर 50 mcg तक दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स के बारे में। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स कौन कौन सी होती है, जिसके एग्जांपल क्या है? सेल्मेटिरॉल, फिनोटिरॉल, फॉर्मोटिरॉल एंड पल्ब्यूटिरॉल। ठीक है। ये हमारी ड्रग्स होती है जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये किस तरीके से जाकर काम करती है। सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटेलाइन आर सेलेक्टिव B2 एंटागोनिस्ट। ये सेलेक्टिव B2 एंटागोनिस्ट है। ठीक है। दे स्टिमुलेट B2 रिसेप्टर्स। ये क्या करती है? B2 रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारी ब्रोंकियल म्यूकोजा के अंदर, जो ब्रोंकियल म्यूकोजा होती है उसके अंदर जो B2 रिसेप्टर होते हैं ना, उसको जाकर के स्टिमुलेट करती है एंड कॉज ब्रोंकोडायलेशन। और जो ब्रोंकोडायलेशन कॉज करती है, ब्रोंकोडायलेशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारी ब्रोंकियल्स होती है ना, उसको ये डायलेट करती है। ठीक है। उसके ब्रीथ को इंक्रीज करती है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, ताकि जो ऑक्सीजन या फिर रेस्पिरेशन है वो अच्छे से किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। फास्ट एक्टिंग विथ पीक इफेक्ट 10 मिनट्स। ये सबसे 10 मिनट्स के अंदर ये इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करती है, और जो एक्शन है वो लास्ट लॉन्गर 6 घंटों तक रहता है। ठीक है। इसके अलावा B2 एंटागोनिस्ट आर द फर्स्ट ड्रग टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन के अंदर सबसे पहले B2 एगोनिस्ट ड्रग्स ही दी जाती है। ठीक है। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, जैसे कि मैंने बताया था, ये इनहेलर्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, और ये टेबलेट की फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होती है फॉर ओरल यूज़, ताकि इसको ओरली भी यूज़ किया जा सके। सेलेक्टिव B2 एगोनिस्ट रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती है उनको ये रिलैक्स करती है विदाउट अफेक्टिंग कार्डियक फंक्शंस, बिना कार्डियक फंक्शंस को अफेक्ट करे हुए। ठीक है।
इसके अलावा एक हमारे पास एक सिनारियो है, यानी कि इन हायर डोज ऑफ सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट इंक्रीजिंग द हार्ट रेट बाय स्टिमुलेटिंग कार्डिक B1 रिसेप्टर्स। यानी कि अगर हम B2 अगोनिस्ट होती है ना, इसका अगर ज़्यादा डोज दे दे किसी पर्सन को, तो क्या कर सकता है ना, जो ये कार्डिक B1 रिसेप्टर्स को जाकर स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, पेशेंट की। सो इसका एक वर्स्ट केस सिनारियो होता है। इसके अलावा यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अब जो सिम्पैथोमिमेटिक्स के अंदर आने वाली जो भी ड्रग्स हैं, ये जनरली अस्थमा के केस में यूज़ होती है। और अगर कोई भी एक्यूट अस्थमेटिक अटैक होता है ना, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक, उस कंडीशन के अंदर भी यूज़ होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो कि है मिथाइल ज़ैंथाइन्स। अब मिथाइल ज़ैंथाइन्स के एग्जाम्पल को देखते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हमारे पास दो ड्रग्स हैं, थियोफिलाइन एंड अमाइनोफिलाइन, ठीक है, अमीनोफिलाइन सॉरी। सो थियोफिलाइन जो होता है ना, उसका 200 से लेकर 400 मिलीग्राम का टेबलेट होता है, जो कि एक पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, और ये जनरली ओरली दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो 200 से लेकर 400 मिलीग्राम है, ये थोड़ा क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जो ओरली जो भी हम ड्रग देते हैं ना, उसको एक कंडीशन से बाहर निकलना होता है, जिसका नाम होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरना पड़ता है ओरली जो भी हम ड्रग देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो डोज है वो हाई लिया जाता है। इसके अलावा अमीनोफिलाइन का देखें हम लोग, तो 250 मिलीग्राम का इसका टेबलेट यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फोस्फोडाइस्ट्रेस। यानी कि ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको? साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फोस्फोडिस्ट्रेस को, ठीक है। यानी कि पीईडी को ये जाकर के इनहिबिट करता है हमारी बॉडी में, और ये एक्ट करता है। इसके अलावा दे यूजुअली टेकन इन टेबलेट और कैप्सूल फॉर्म। इसको टेबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में जनरली लिया जाता है। यूज़ इन माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ सीवियरिटी, और माइल्ड से मॉडरेट लेवल की सीवियरिटी की केस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। हेल्प टू रिलीव कंडीशन लाइक ब्रेथलेसनेस, यानी कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होती है, या अस्थमेटिक अटैक और सीओपीडी के केस में ये जो ड्रग्स है ना हमारे पास, इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में, जो कि है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्या एग्जांपल है? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, एट्रोपाइन और टियोट्रोपियम। ये जो तीनों ड्रग्स हैं हमारी, ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है। अगर बात करते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के डोज के बारे में, सो 20 टू 40 मिलीग्राम या ml जो है, इसका डोज यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आल्सो नॉन एज एंटी मस्केरेनिस मेनली यूज टू ट्रीट सीओपीडी। ये जनरली सीओपीडी के केस में यूज़ होती है। दे ब्लॉक द मस्केरेनिक रिसेप्टर। जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको जाकर ये ब्लॉक करती है। दैट स्लो डाउन द सीक्रेशन, जो कि बॉडी के सीक्रेशंस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। दे आर गिवन बाय इनहेलेशन। ये इनहेलेशन की फॉर्म में दिए जाते हैं, यानी कि इसको निजल रूट से दिया जाता है ये। दे आर मोर इफेक्टिव इन ब्रोंकाइटिस, और ब्रोंकाइटिस के केस में, यानी कि जहाँ पर आपके ब्रोंकियल ट्री का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस केस में ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। लेस इफेक्टिव देन सिम्पैथोमिमेटिक्स, और सिम्पैथोमिमेटिक्स जो हमने कैटेगरी डिस्कस करी थी ऊपर, उसके कंपैरिजन में ये लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। टियोट्रोपियम प्रोड्यूस लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। टियोट्रोपियम जो ड्रग होती है वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन तक एक्शन प्रोवाइड करती है देन आइपराट्रोपियम, ठीक है। यूज़ इन क्रोनिक अस्थमा और सीओपीडी, और क्रोनिक अस्थमा और सीओपीडी के केस में ये जनरली यूज़ की जाती है। सो ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। सो वैसे तो हमने सारे ड्रग्स के इंडिकेशन या यूजेस जिसको बोलते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट इसके अलावा भी अस्थमा, सीओपीडी और एलर्जिक रिएक्शन में ये सारी ड्रग्स जो है जनरली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर मतलब कि कब इन ड्रग्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। सो किसी भी पर्सन को अगर हाइपर सेंसिटिविटी है ड्रग से,
तो उसको हम लोग ये ड्रग नहीं दे सकते। इसके अलावा किसी भी पर्सन को रीनल या हेपेटिक एबनॉर्मलिटी है तो उस केस के अंदर भी ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ ना करे तो ये अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सो ब्रोंकोडायलेटर्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जनरल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स इंक्लूड ट्रैम्बलिंग, पर्टिकुलरली इन द हैंड्स, हैंड्स के अंदर ट्रैम्बलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा पर्सन को हेडेक देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ हो सकता है। इसके अलावा पाल्पिटेशंस भी देखने को मिल सकता है, मसल क्रैम्पिंग देखने को मिल सकती है। और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे कि कफ, नौशिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर। इसके अलावा एरिथमियास और गैस्ट्रिक इरिटेशन भी इस कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो यही था हमारा पूरा टॉपिक ब्रोंकोडायलेटर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन कर सकते हो।